मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो मंडे टू फ्राइडे टेस्ट सीरीज चलता है, जो कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के तौर पर यह टेस्ट सीरीज चलता है। इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का आपके सामने डिस्कशन कराया जाता है। आज मैं पीडीएफ डालने में थोड़ा सा लेट हो गया है और वीडियो डालने में भी थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि कल टाइप क्वेश्चन नहीं हो पाया था टोटल, इसी वजह से वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया और पीडीएफ को डालने में। तो मैं पीडीएफ तो 9 बजे डाल दिया था और वीडियो आपको थोड़ा लेट से डालना है। आप लोग आंसर ज़रूर मिला लीजिएगा और इसका डिस्कशन आप ज़रूर कीजिएगा। इस सेट को बनाने से तभी आपको फ़ायदा होगा जब तक आपका इसका डिस्कशन अच्छे से नहीं करते हैं। तब डिस्कशन कीजिएगा तो इसमें चारों ऑप्शन को बताया जाता है और कहीं ना कहीं ज़रूर इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और बिहार दरोगा के तौर पर इस टेस्ट को लिया जाता है। मंडे टू फ्राइडे यह होता है और आपका कितना नंबर आ रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और शाम को जो लाइव ग्रुप डिस्कशन चलता है उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट जरूर हों। जो भी लोग चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इस पीडीएफ को अगर कंटिन्यू आप इस टेस्ट सीरीज को लगाते रह गए तो एग्ज़ाम तक आपके पास क्वेश्चन के सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाद इसे रिविज़न करके जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और टेलीग्राम में यह पीडीएफ डाल दिया जाता है सुबह में 7 बजे, लेकिन आज लेट हो गया था और हमेशा 7 बजे ही डाला जाएगा और इसका डिस्कशन 8:30 बजे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। तो वहाँ से आप मिला लेंगे कि आपका कितना स्कोर आ रहा है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और नया लोग जो भी हैं वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी बात आपको मैं बताता हूँ उस सारे बातों को आप लोग फॉलो ज़रूर करते होंगे। यह टेस्ट सीरीज का मतलब है कि 50 क्वेश्चन आप नहीं सीख रहे हैं, इसके साथ एक सेट से 200 क्वेश्चन सीख रहे हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। तो आपको लाजमी है कि उससे आपको फ़ायदा होगा। तो इस पर आप हमेशा बने रहें और इसको कभी भी मिस नहीं कीजिए। आइए देखते हैं सेट नंबर 15। अभी तक 14 सेट का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिए हैं। आइए सेट नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या 15 नंबर सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, चनहुद्रो हड़प्पा से संबंधित स्थल जो स्थित है। चनहुद्रो जो है हड़प्पा से संबंधित स्थल है, यह कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में है, पंजाब में है, गुजरात में है और बवालपुर में है। तो यह कहाँ पे है? तो चनहुद्रो की बात करें तो यह आपको सिंध में है। और लोथल की बात करें तो लोथल आपको गुजरात में पड़ता है, जहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन सी परिषद में अभिधम पिटक की रचना है। पीटक होगा, यहाँ पिटक हो गया है, पीटक की रचना हुई है। तो कश्मीर परिषद में, राजगीर परिषद में, वैशाली परिषद में और पाटलिपुत्र परिषद में। तो किस परिषद में हुआ है? तो यह आपको पाटलिपुत्र परिषद में हुआ है। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति आपको राजगीर में हुआ था, दूसरा की बात करें तो वैशाली में हुआ था और तीसरा की बात करें तो पाटलिपुत्र में और चौथा आपको जम्मू कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। तो यह 4 बौद्ध संगतियाँ भी आप याद जरूर रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। मतलब उत्तर कोड दिया गया है, एक अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कंबन। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 4, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3, यहाँ 4 होना चाहिए और ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 और ऑप्शन डी कह रहा है तो सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2, यानी कि अश्वघोष और वसुमित्र। अश्वघोष और वसुमित्र, कालिदास और कंबन नहीं थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही मिलान नहीं है। अजमेर कुवल इल इस्लाम मस्जिद, अजमेर जो है कुवल इल इस्लाम मस्जिद है, तो यही आपको गलत है, गलत को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है तो गलत को चुनना था, तो आपको ऑप्शन ए सही है। जौनपुर अटला मस्जिद सही आंसर है, मालवा जहाज महल से सही है और गुलबर्गा यह जामा मस्जिद से सही है। तो गलत को चुनना था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत के प्रथम मकाबरा जो युद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है। भारत का वो प्रथम जो मकाबरा है जो कि युद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था। हुमायूं का मकाबरा, वलवन का मकाबरा, ऐबक का मकाबरा और अलाउद्दीन का मकाबरा। तो यहाँ एबल हो गया है, ऐबक होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन का मकाबरा। हुमायूं का मकाबरा कहाँ पे है? तो हुमायूं का मकाबरा दिल्ली में है।
अलाउद्दीन की बात करें तो यह बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। सैनिकों के नगद वेतन देने की हुलिया अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। और ऐबक की बात करें तो यह गुलाम वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पे हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में और बंगाल में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जन्म हुआ था आपको गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। आइए अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है। कह रहा है कि निम्नलिखित युद्ध का सही क्रम दिए गए कूट को चुनिए। तो पहला है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध पूछा गया है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो आपको 1761 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो 1576 में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 में हुआ था। और असीलगढ़ के युद्ध की बात करें तो यह आपको 1601 में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। तो आइए ऑप्शन देखते हैं किस में है। 2, 3, 4, 1 यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किए थे कब? गांधी जी जो थे वह भारतीय राजनीतिक में कब प्रवेश किए थे? तो चंपारण आंदोलन से, खेड़ा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से और रॉलेट एक्ट आंदोलन से। तो गांधी जी चंपारण आंदोलन से किए थे जो कि 1917 में अप्रैल महीना में हुआ था। खेड़ा आंदोलन की बात करें तो 1918 में हुआ था। और सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था। ये सभी बात आप याद रखेंगे, कभी कभी आपको इसके सजाने के क्रम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, समाजवाद का समर्थन कौन था और 1993 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों में जमींदारों को पूंजीवाद उखाड़ फेंकना चाहता था? यह कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। यहाँ 1933 होगा, 1933 होगा, यहाँ पर 1933 होगा, 1993 नहीं होगा क्योंकि 1993 तक जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, भोला भाई देसाई भी नहीं थे। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे जो कि बिहार के सिवान में जीरादेई नामक पर उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुआ था? 1772 में, 1774 में, 1776 और 1778। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 1774 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित संधियों का कालानुक्रम रखिए। तो अटमर्स यहाँ मिसप्रिंट हो गया, अमृतसर के संधि होना चाहिए, वेसिन की संधि होना चाहिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि होना चाहिए और सालबाई की संधि होना चाहिए। तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, अमृतसर की संधि होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 4। पहले हो जाएगा सालबाई की संधि, उसके बाद हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके बाद बेसिन की संधि और तब हो जाए अमृतसर की संधि। क्वेश्चन नंबर 12, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 1870 में भारतीय संघ के सुधार के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले और दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, किसने खाता साइमन कमीशन की रिपोर्ट के कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? किसने खाता साइमन कमीशन के रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी, स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी अय्यर। स्वामी अय्यर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा नवजीवन,
हरिजन, अफ्रीकन न्यूज और इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था यह इंडियन ओपिनियन था, लेकिन नवजीवन को भी उन्होंने किया है, अफ्रीकन न्यूज का भी किया है और हरिजन का भी किया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन किए थे, तो इंडियन ओपिनियन किए थे। क्वेश्चन नंबर 15, निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंट डिटेंसेक्ट के द्वारा रोका जा सकता है। आज़ादी के हक, समानता के हक, संपत्ति का हक और शिक्षा का हक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि आज़ादी के हक। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सा सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सा सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि संविधान है। क्या है, संविधान है। संसद की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 17, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। लोक लेखा जो समिति है वह अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, राज्यसभा के सभापति को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को और ऑप्शन डी की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री को। तो वह अपना रिपोर्ट जो सौंपती है लोकसभा अध्यक्ष। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। और लोकसभा अध्यक्ष की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में है। राज्यसभा के सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात, भारत के एक राष्ट्रपति होगा, यह बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के फलस्वरूप पारित किया जाता है। राष्ट्रपति के, राज्य विधान परिषद के सदस्य के, राज्य विधानमंडल के और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी के। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के सिफारिश पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की किस आयु होती है। मतलब जो राज्य का राज्यपाल होता है उसका रिटायरमेंट का आयु सीमा कितना होना चाहिए, तो 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष और आयु सीमा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन इसका मिनिमम आयु सीमा 35 वर्ष होना चाहिए, तभी व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है और भारत का वह नागरिक भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। क्या किया जाता है, द्रव्यमान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाए जाते हैं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जा सकता है। तारत्व, प्रबलता और गुणवत्ता, केवल ध्वनि की प्रबलता, केवल तारत्व और प्रबलता और ऑप्शन डी की बात करें तो केवल ध्वनि की गुणवत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी ही आंसर होगा, केवल ध्वनि की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार के अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक जो विकिरण पैदा होता है, संलयन अभिक्रिया में, विखंडन अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में और प्रकाश के रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, विखंडन की अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा हानिकारक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग के रंग बंधक के रूप में किया जाता है। किस पदार्थ का, मैग्नीज सिलिकेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो माइका, तांबा, स्वर्ण और चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करें तो वह आपको चांदी है। तांबा का निष्कर्षण क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है इसका कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम और जलवाष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि धूल कण। कार्बन डाइऑक्साइड जो है
क्वेश्चन नंबर 26, वित्त आयोग राष्ट्रपति के संतुति भेजने के मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए है राज्यों के दिए जाने वाले अनुदान से, सिद्धांत सा, राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, और ऑप्शन सी है न ए और न ही बी, और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि दोनों है, राज्य के दिए जाने वाला अनुदान के सिद्धांत और राज्य के केंद्र के बीच करों के बंटवारे। वित्त आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात है और राज्य वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 243 में है, दोनों याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एड्स नामक प्रतिरक्षहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। तो सबसे पहले एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और किस वायरस से होता है? तो रिट्रो वायरस, प्रतिरक्षा विषाणु से, आर्बो वायरस और लेंट वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा रिट्रो वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। कभी कभी आपके एग्जाम में एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, वह एक संग्रहित फल है, स्ट्रॉबेरी, शहतूत, शरीफा और लीची। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि शहतूत। और भारत में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ज़्यादा लीची पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम के द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? पूछा गया है कि जीवन रखने के लिए ऊर्जा की बहुत ही जरूरी है, किस प्रक्रम से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? भक्षाणु से, अपचाय से, प्रकाश श्वसन से और अवघटन से। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अपचयन से नहीं होता है, बाकी तीनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 30, पीलिया रोग से रुधिर में निम्नलिखित की मात्रा बढ़ जाती है। जब पीलिया रोग होता है तो आपके ब्लड यानी कि रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलीरुबिन का, पायरुविक का, बाकुल अम्ल का और हीमोग्लोबिन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, बिलीरुबिन का बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 31, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स जो है निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग से, हृदय रोग से, शिशु रोग से और नेत्र रोग से। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि शिशु रोग से संबंधित है। हृदय के अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 भी मिलान करने वाला है। देखेंगे सूची अ और सूची ब सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। आइए सूची को मिलाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है उसका एस्कॉर्बिक होता है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 के कमी से बेरी होता है। और फैलिक अम्ल की बात करें तो रक्त लापता होता है। तो इसे मिला दीजिए, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा आपको 3 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है ब्रीकीय नलिका से, तिल्ली से, अस्थि मज्जा से, लसिका पर्व से। तो यह किससे होता है, यह बात पूछा गया है। तो यह आपको अस्थि मज्जा से होता है। किससे होता है? अस्थि मज्जा से। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? केंद्रीय हिमालय से, ट्रांस हिमालय से, काराकोरम हिमालय से और कुमायूं हिमालय से। तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी K2 है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह ट्रांस हिमालय से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35,
कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरार आ जाती है? कौन सा मिट्टी है जो कि गीली होने पर फैल जाती है और जैसे ही उसमें शुष्क होता है तो वह दरार आ जाता है? तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि काली मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी वर्तमान डाटा के अनुसार गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाया जाता है और कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो यह आपको जलोढ़ मिट्टी जो है ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी जो वन है वह कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, हिमालय में, सतपुरा की पहाड़ियाँ में। तो भारत में वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपको हिमालय में पाया जाता है। और शंकुधारी वन पूछा गया, ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तब आपको मध्य प्रदेश आंसर हो जाता। और परसेंटेज के हिसाब से पूछता तो मिजोरम हो जाता। ये भी बात याद रखेंगे, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा एशियाई शेरों के शरण स्थल या गृह के नाम से जाना जाता है? शरण स्थल या गृह के नाम से जाना जाता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और कार्बेटे राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि ऑप्शन बी। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गुजरात में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा की बात करें तो यह आपको एमपी में है। और जिम कार्बेट की बात करें तो यह आपको उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कौन सा जो बंदरगाह है वह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कांडला, कोची, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो यह कौन सा बंदरगाह है? तो यह आपको कांडला है जो कि ज्वारीय बंदरगाह है और गुजरात में कंडला बंदरगाह है। कोची की बात करें तो यह आपको केरल में है। क्वेश्चन नंबर 39, मृत सागर कहाँ पर स्थित है? मृत सागर जो है यह कहाँ पर स्थित है? मोरक्को और स्पेन के बीच, इजराइल और जॉर्डन के बीच, इराक और ईरान के बीच और ऑप्शन डी की बात करें तो उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच। तो मृत सागर कहाँ पे स्थित है? तो यह आपको इजराइल और जॉर्डन के बीच है। कहाँ पे है? इजराइल और जॉर्डन के बीच। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में संघीय बजट में निम्नलिखित में से कौन सी रकम सबसे अधिक होता है? भारत में संघीय बजट में सबसे अधिक रकम कौन सा होता है? योजना व्यय, गैर योजना व्यय, आगम व्यय और ऑप्शन डी की बात करें तब पूंजी व्यय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? आगम व्यय। क्या होगा? आगम व्यय। क्वेश्चन नंबर 41, किस घराने को ख्याल गायिका जन्मदाता माना जाता है? किस घराने को रब्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है? ग्वालियर के घराना, लखनऊ के घराना, पटियाला के घराना और इनमें से कोई नहीं। तो किस घराने को जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि ग्वालियर के घराने को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? अमेरिका में जो दास प्रथा का उन्मूलन होता है इसका श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो विल्किंसन के, जॉर्ज बुश के, अब्राहम लिंकन के और ऑप्शन डी की बात करें तो वाशिंगटन के, जॉर्ज वाशिंगटन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर यानी कि अब्राहम लिंकन के। जॉर्ज वाशिंगटन की बात करें तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है जयदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? जयदेव के द्वारा निम्नलिखित में से लिखी गई ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत, गीत गोविंद, नीति शतक और लीलावती। तो इसका आंसर हो जाएगा गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। और पद्मावत मोहम्मद जयसिंह के द्वारा लिखा गया था। लीलावती एक गणित का पुस्तक है।
क्वेश्चन नंबर 44, ओलंपिक के ध्वज के पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? ओलंपिक जो ध्वज होता है इसका पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? पीला, हल्का नीला, सफ़ेद और हरा। तो यह कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। हल्का नीला और गहरा नीला जो होता है ना, अशोक चक्र में जो तिलिया 24 ठो होती है वही आपको गहरा नीला होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 45, इजराइल के पार्लियामेंट का नाम क्या है? इजराइल के पार्लियामेंट के नाम क्या है? फुलकेटिंग, डायट, पीपुल्स असेंबली और नेसेट। तो इजराइल के पार्लियामेंट की बात करें तो इजराइल के पार्लियामेंट है वह आपको नेसेट है। इजराइल के पार्लियामेंट नेसेट है, याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, अर्थशास्त्री में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाता है? यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाता है? 1998 से, 1967 से, 1968 से और 1969 से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 1967 से नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ऐसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपको 1901 में हुआ था और भारत में नोबेल पुरस्कार 1913 से दिया जाता है। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था और 1998 में अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? यानी कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, नॉर्वे को, चीन को और ब्रिटेन को। तो उगते हुए सूरज की भूमि का देश कहा जाता है जापान को और मध्यरात्रि को कहा जाता है नॉर्वे को। मध्यरात्रि को कहा जाता है नॉर्वे को। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? रोम में, पेरिस में, जिनेवा में और दहेज में। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान का मुख्यालय है जिनेवा। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि डच महल भारत के किस राज्य में है? डच जो महल है यह भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है और महाराष्ट्र में है। तो डच महल की बात करें तो यह आपको केरल में है। डच महल कहाँ पे है? केरल में। और गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह आपको मुंबई में है। मदुरई मंदिर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 15 नंबर सेट का 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष। पेरू का मुद्रा क्या है? पेरू एक देश है जिसकी मुद्रा क्या है? न्यू सोल, फ्रैंक, रूबल और पीसो। तो पेरू की मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा हो जाएगा आपको न्यू सोल। पेरू का मुद्रा न्यू सोल है। तो इस तरह आज थोड़ा सा डिस्कशन मैं शॉर्ट माध्यम से कराया हूँ। बहुत क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं बताया हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय मेरे पास कम है इसी वजह से, अन्यथा आपको जैसे डिस्कशन मिलता था वैसे ही मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी बात मैं आपको बताता हूँ उस बात को आप लोग ज़रूर फॉलो करते होंगे। अगर कंटिन्यू इसे आप फॉलो करते आ गए तो एक दिन आपको ऐसा तैयारी हो जाएगा कि हर एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन दिया जाता है काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाता है और आपको रिपीट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो भी अभी तक 15 सेट है उसमें आप देखिएगा रिपीट ना के बराबर ही होगा, रिपीट क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। और ऐसे करने से आपको सप्ताह में 5 सेट होता है तो 4 सप्ताह होता है तो 20 सेट महीना में हुआ, यानी कि 1000 क्वेश्चन हर मंथ आपको सिलेक्टेड दिया जाता है। और एग्ज़ाम आपको दिसंबर में होगा तो दिसंबर तक समझिए कि 6-7 महीना अभी है, तो 7000 क्वेश्चन ये हो जाएगा। और दरोगा का क्वेश्चन जो सेट प्रैक्टिस एक दिन सप्ताह में चलेगा तो वह हो जाएगा। तो सभी मिलाकर 10,000 क्वेश्चन होगा और 10,000 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 40,000 क्वेश्चन हो जाएगा। और 40,000 क्वेश्चन
कहीं से भी आपके एग्ज़ाम में पूछेगा तो उसी से रहेगा। और 1000 का जो PDF मैं आप लोगों को दूंगा उसे आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में मेरे सेट से और उस 1000 क्वेश्चन से कम 60 से 70 क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट रहेगा। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। जिस दिन आप लोग एग्ज़ाम देकर आएंगे उसके बाद इस बात को हमको आप लोग ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ और शाम को 6:30 बजे आप लोग ज़रूर जुड़िए। जो भी लोग लाइव में रहते हैं थोड़ा जुड़ने का प्रयास कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद उसका डिस्कशन आप लोगों के समक्ष कराता हूँ, तो ये सब जब मैं आप लोगों के लिए इतना करता हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिए। वीडियो को कभी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, टोटल वीडियो देखिएगा और जो बात नहीं जानते हैं वह आप ऑप्शन के जगह पर जरूर लिख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग PDF जरूर निकालते होंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।